ब्लैक मनी को वाइट मनी करने का कोई कानून मौजूद है? सर कानून तो मौजूद नहीं, इलीगल कानून बहुत से मौजूद है। मसला हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा इसके लिए वतीरा इस्तेमाल किया जाता है के लिए वो NGOs किया जाता है। आल्दो कि इस पर गवर्नमेंट ने काफ़ी घेरातंग किया और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इस पर काफ़ी कड़ी नज़र रखे हुए हैं इस वक्त, लेकिन उसके बावजूद भी एक सोर्स तो ये है और हमें मानना पड़ेगा। हम आंखें बंद कर लेंगे उससे हकीकत छुप नहीं जाएगी। अब इसमें तरीकाकार बड़ा आसान करते हैं जी कि मेरे पास अगर ब्लैक मनी मौजूद है तो उसको बाहर भेजा, किसी ऐसे सोर्स से आउट करवाया और उसके बाद उसको फ़ौरन फंडिंग की सूरत में अपने ही NGO के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया और अपने ही NGO के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाने के बाद फिर उसका निकलवाने के तरीके हैं। लाइक एक केस अभी चल रहा था लाहौर में, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये कि उसके हेड थे NGO के साहब की जो मंथली सैलरी उन्होंने लगा रखी थी, क्योंकि आप प्रॉफिट तो उसमें नहीं ले सकते, सैलरी लगा सकते हैं। जो सैलरी साहब ने लगा रखी थी 50 लाख रुपया पर मंथ थी। 50 लाख रुपया पर मंथ। वो बंदा लाहौर में एक नामालूम सी NGO का हेड होने के मद में कर रहा था। इसका मतलब वो हमें समझ आ गया कि असल में ये वारदात बैक पे हो क्या रही है। तो एक तो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडली वो ये फिर करते हैं कि जहाँ अमाउंट देखते हैं बहुत बड़ी अमाउंट, लाइक करोड़ों में अरबों में जा रही है अमाउंट, वहाँ पे वो NGOs के नाम पे, फाउंडेशंस के नाम पर प्रॉपर्टीज खरीदना शुरू कर देते हैं। अब फाउंडेशन के नाम पे एक आपने घर खरीद लिया, आप बीइंग अ हेड ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन आपने उसमें एक जगह पे दफ्तर भी बना रखा है, खुद अपने डैश भी इख्तियार की हुई है और बड़ा नाम आपका उसमें एक दफ्तर है और आप उसमें रह रहे हैं। ओबियसली आप कि फैमिली मेम्बर्स ही मोस्टली उसके मेम्बर्स आपने बनाए हुए हैं। अगर आपके बच्चे आगे वो भी उसमें उस प्रॉपर्टी को एंजॉय कर रहे हैं, आपने कोई लैंड खरीद लिया, आपने कोई प्लाजा खरीद लिया, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके मध्य आप रेंट ले रहे हैं और डिफरेंट चीज़ें ले रहे हैं, आप कह रहे हैं जी कि मैं इसको NGO में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ और NGO के बाद फिर आप उसको अपनी सैलरी के माध्यम में, अपनी मिसिस की सैलरी के माध्यम में, अपनी सिस्टर की सैलरी के माध्यम में, अपने किसी दोस्त की, अपने किसी एम्प्लॉय की सैलरीज के माध्यम में और डिफरेंट बेनिफिट्स के माध्यम में आप निकालते जाते हैं। पहला तो तरीकाकार ये। दूसरा फिर इसमें ये भी तरीकाकार किया जाता है कि कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जिसका असल में कोई वजूद नहीं होता, बराए नाम कागजी प्रोजेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जी हमने राशन तकसीम कर दिया जी, इतने लोगों में जाकर राशन तकसीम कर दिया। अब आप वहाँ पर उनकी रिसीविंग तो नहीं लेंगे ना कि आपको मैं राशन दे रहा हूँ, आपकी रिसीविंग वाला चक्कर नहीं है। मैंने जी फ्लड आया और फ्लड की सूरत में मैंने इतने लोगों की मदद कर दी, उनके घर बनवा दिए वो। अब इसका बैक पे आप कोई भी रिकॉर्ड साइंटिफिकली आप अप्रूव करना थोड़ा सा ओबियसली मुश्किल होता है। आप उसको वाइट पेपर पे भी लिख रहे हैं, जिस तरह भी तरीके से करके आप रिकॉर्ड को मैनेज कर रहे हैं और वो नज़र आ रहा होता है मैनेज रिकॉर्ड है। आपने उस मद में 3 अरब रुपया खर्च कर दिया। एक फाउंडेशन थी अभी जिसने अभी सलाह में उन्होंने कहा जी हमने 3 अरब रुपया खर्च कर दिया। हालांकि हकीकत में जो खर्च हुआ होगा 3 लाख रुपया भी शायद उन्होंने खर्च नहीं किया होगा। पर हमने आवाज़ भी उठाई, इंक्वायरी में भी गए और नो डाउट कि उस पर इंक्वायरी इनिशिएट भी हुई। तो सर मसला ये है कि जब तक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इसमें रिलीफ देना 1% भी रिलीफ को बंद नहीं करेंगे तब तक। ये बात बता रहे हैं कि NGO बनाने वाले अपनी ब्लैक मनी को वाइट मनी कैसे कर लेते हैं जी अजीज, लेकिन आम जो शख्स है जिसकी NGO नहीं है वो कैसे करेगा? सर होता ये है कि तमाम NGOs नहीं, बहुत सी NGOs हैं जो मैं समझता हूँ दुनिया में जन्नत कमा रही है, तो उनको हम निकाल देते हैं सबसे पहले, जो हकीकतन एक विजन के तहत काम कर रही है। कुछ NGOs ऐसी हैं जिनका क्लेम होता है कि आपने ब्लैक मनी को वाइट मनी करना है तो आए हमारे साथ, मुक्को साढ़े नाल की कर दो। वो फिर क्या करते हैं कि आपकी मनी बाहर से आ रही है उसको ट्रांसफ़र करके, जैसे भी ये जो मैंने अभी तरीका कर बताया, आपको देंगे और आपसे एक परसेंटेज तय कर लेंगे कि 40% हमारा, 60% आपके, 50-50 करेंगे। ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। पूरा माफिया सर, पूरा माफिया बैठा है उसमें, बहुत बड़े हाथ हैं, बड़े बड़े इदारों के। इसमें ज़कात को भी रिसाइकिल करते हैं ये जी, ज़कात को रिसाइकिल करते हैं। ये देखें ना, ज़कात अपनी देते हैं जी और फिर उनकी मदद से वापस भी ले लेते हैं उसमें से। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे कुछ वाक़यात हमारे इल्म में आए हैं सर, इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं और ज़कात की मद में तो हमारे ज़कात की मद में इवन फ्लड्स की भी मद में। लेकिन फिर ऑडिट वगैरह नहीं होता इसमें? सर ऑडिट होता है। मैंने पहले एक गुजारिश की कि जब तक हम इस पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक चीज़ें ठीक नहीं हो सकती। ऑडिट होता है लेकिन ऑडिट मैनेज हो जाते हैं। यार देखें, कोई NGO जब रजिस्टर्ड होती है तो पाकिस्तान के ताकतवर तरीन इदारे जो हैं जी उसकी इंक्वायरी करते हैं जी, और लंबा एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल ऐसे। इसके बावजूद ये फ्रॉड होता है, तो इसका मतलब इदारे भी साथ मिले होते हैं। सर अब ये देखेंगे अगर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में आकर ये सब कुछ हो रहा है तो जब ये सख्तियां नहीं थी तब क्या कुछ होता होगा। तो इसका मतलब चीज़ें तो वाकई ख़राब थी और ख़राब अभी भी हैं। अब थोड़ी मुश्किल होगी इन लोगों के लिए काम करना, थोड़ा मुश्किल जरूर, लेकिन खराब तो मौजूद है। ये जब चैरिटी आती है, फंड्स आते हैं, तो उसकी कोई अमाउंट है ना कि आप इतने % तक सिर्फ अपनी जो
एडमिनिस्ट्रेशन पे आप खर्च कर सकते हैं। जी बिल्कुल। वो कितना है सर? इसमें कोई लीगल तरीकाकार तो नहीं है, लिमिटेशन तो नहीं है, लेकिन मोस्टली जिसमें इंटरनेशनल डोनर होता है, जो कि इंटरनेशनल सर्टिफाइड एजेंसीज हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट और फंड रेजिंग कॉस्ट के मद में 15 से 25% तक अलो करती हैं, और इसको अप्रिशिएट करती हैं कि आप इस कॉस्ट को इससे भी कम रखें, लेकिन किसी सूरत वो 25% से ऊपर को बियर करने के लिए तैयार नहीं होती। आपने जैसे कि बताया कि जी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं, गाड़ियाँ खरीद लेते हैं, वो एनजीओ के नाम से लेते हैं, एसेट तो एनजीओ का होता है जी, लेकिन अपने इस्तेमाल में अगर लाते हैं वो, तो क्या ये काबिल इतराज़ बात है? सर देखिए कि मेरी अगर एक फाउंडेशन है और मैं उस फाउंडेशन को, एनजीओ को चला रहा हूँ, अब उसके मद में मेरे पास गाड़ी है, और अगर तो गाड़ी वाकईतन यूज़ हो रही है और वो रीजनेबल गाड़ी है, मिसाल मैं आपको देता हूँ, चलें एक एनजीओ काम कर रही थी ट्रांसजेंडर राइट्स के ऊपर, उनकी जो हेड थी उन्होंने ZX V8 लैंड क्रूजर खरीदी 2 करोड़ 80 लाख रुपए की, और मैंने इन द फॉर्म ऑफ फन मैंने बात की कि मैडम मतलब बहुत बड़ी कॉस्ट नहीं आपने खर्च कर दी इस पर, 2 करोड़ 80 लाख रुपए गाड़ी पे, क्योंकि मैंने एनजीओ का काम के लिए निकलना होता है, तो एनजीओ के लिए खरीदी, अपने लिए थोड़ी ना खरीदी, एनजीओ का काम कर रहा हूँ, एनजीओ का ही काम कर रही हूँ। तो मैंने उनसे गुजारिश की कि भी 2 करोड़ 80 लाख रुपए की गाड़ी में आप एनजीओ का काम कर रही हैं, तो उनका ये देखें, ये तो अपनी मर्जी है ना, ओब्वियसली इसको लिमिटेड थोड़ी ना किया जा सकता। मैंने मजाक में बात की, उन्होंने मजाक में मुझे जवाब दे दिया, लेकिन उसमें क्या हकीकत थी? हकीकत ये थी कि मतलब चीज़ें ऑन फैक्ट क्या हैं, हम उनको कंपेयर करेंगे कि क्या अगर ये पैसा एनजीओ का अमानत का पैसा ना होता, मेरा ज़ाती पैसा होता, मेरी जॉब की सैलरी आ रही होती, मेरे बिजनेस का, मेरे किसी प्रोजेक्ट का पैसा होता, तो क्या मैं तब भी मेरा खर्च करने का तरीका कर यही होता? अगर तो हम कह देंगे सेम हाँ ऐसा ही होता, फिर तो आप कह सकते जस्टिफाइबल है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड चल रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि जो रजिस्टर्ड नहीं होती लेकिन वो फंड्स ले रही होती हैं, बहुत सारी ऐसी एनजीओज मैंने देखी हैं, फ्लड में हो या वैसे भी चैरिटी करती हैं, फंड्स बहुत ज़्यादा लेती हैं, गाड़ियाँ उनके पास होती हैं, लेकिन वो रजिस्टर्ड नहीं होती। जी सर, इसकी पाकिस्तान बहुत कानून उनको इजाज़त देते हैं? नो, किसी सूरत नहीं। पाकिस्तान में बहुत सी एनजीओज मौजूद हैं, एक नहीं है, बहुत सी एनजीओज मौजूद हैं जो इलीगल एनजीओज हैं। ये प्रॉपर एक धंधा है। मैं फिर से दोबारा गुजारिश कर रहा हूँ कि नहीं, धंधा आप टोटल तो नहीं कह सकते, टोटल नहीं कह सकते। पाकिस्तान को मैं समझ सर मैंने चलाने के लिए गरीबों की मैं फिर से गुजारिश कर रहा हूँ जो है इन एनजीओज की वजह से बहुत सी एनजीओज फाउंडेशन पाकिस्तान में ऐसी हैं, बहुत सी ऐसी हैं जो मैं समझता हूँ कि दुनिया में जन्नत कमा रहे हैं। मैंने इतने बड़े वर्ड यूज़ कर दिए, लेकिन सब को नहीं कह सकते। कुछ वो एनजीओ जो मामला तो खराब करती हैं, वो उनके बारे में वर्ड यूज़ करूँ, प्रॉपर एक धंधा है। ओब्वियसली वो एनजीओ जो एनजीओ के नाम पर, एनजीओ के आड़ में ब्लैक मनी का या इस तरह के मामला खराब कर रहे हैं। सर मैं आपको एक निशानी बता देता हूँ। 2 नंबर एनजीओ की सबसे पहली जो आपने जब इसको पकड़ना है, जज करना है, वो कभी भी आपसे जो पैसे हैं वो कंपनी या एनजीओ के अकाउंट में नहीं मंगवाएंगे। वो आपसे बात करेंगे, आपको कहेंगे जी कि हमने एनजीओ बना रखी है, इसके मद में हमें इतने पैसे फंड्स की ज़रूरत है, तो ये आपको अकाउंट नंबर सेंड कर दिया, और जो अकाउंट नंबर होगा वो ज़ाती होगा। वो मेरा कोई बैंक अकाउंट हो सकता है, मेरा जैज़ कैश नंबर हो सकता है, मेरा इजी पैसा, कुछ भी सोर्स हो सकता है, लेकिन वो लोग आपने सबसे पहले चेक करना है कि उनका अकाउंट रजिस्टर्ड है कि नहीं। इसके ऊपर बाद में बहुत से पैरामीटर्स हैं, लेकिन कम से कम यह तो पता चल जाएगा कि जब तक एनजीओ रजिस्टर्ड नहीं होती उसका बैंक अकाउंट ओपन नहीं होता। तो बैंक अकाउंट ओपन करवाना पूरा एक तरीका कार, एक पैरामीटर है, आपको उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना पड़ता है। तो अनरजिस्टर्ड एनजीओ तो पहली तो बात उनका बैंक अकाउंट ही नहीं होगा। दूसरी बात ऐसा भी हो सकती है कि एनजीओ बनी, एनजीओ बाद में ऑडिट में ऑब्जेक्शन आ गया डिफरेंट, वो एक्टिव नहीं रही और गवर्नमेंट ने उसको डीएक्टिव कर दिया। डीएक्टिव होने के बावजूद वो काम कर रही है और खुद को वो शो करवा रही हो कि अभी तक हम लोग एक्टिव हैं और हम लोग फंड रेस कर सकते हैं। चूंकि एतमाद पहले का आपका चल रहा होता है, तो आप उसी एतमाद में उनको फंडिंग्स करते रहते हैं। लिहाजा उस एनजीओ का एक्चुअल स्टेटस चेक करना, स्टेटस चेक करने के बाद उनका डिलीवरी चेक करना, और डिलीवरी उन्होंने डिलीवर किया है या नहीं किया, इसको ऑन स्पॉट चेक करना, मैं ये समझता हूँ डोनर के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप एक अमाउंट अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हैं, और अल्लाह की राह में खर्च करते हुए सबसे बुनियादी तकाजा आपका ये बनता है कि जो आपकी अमाउंट है वो हकदार तक पहुँच भी रही है या चंद लोगों की जेबें भरने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। लिहाजा हमारे इस माशरे में इनके खिलाफ हमें यही नहीं पता कि हमने आवाज़ उठानी क्या है और किस फोरम पर जाना। मिसाल देता हूँ, अगर तो एनजीओ रजिस्टर्ड है, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि एनजीओ रजिस्टर्ड हो उसके बावजूद वो इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो, आप उसके खिलाफ भी आवाज़ उठा सकते हैं। अगर तो रजिस्टर्ड SCCP के तहत, जिसको सेक्शन 42 की नॉन प्रॉफिट कंपनी कहा जाता है, फिर तो आप SCCP पे मूव करेंगे।
अदरवाइज़ अगर वो बिल्कुल नॉट रजिस्टर्ड एनजीओ है और उसका वजूद ही कोई नहीं है, आप पुलिस में मूव कर देंगे। आप 420 की कार्रवाई करवा सकते हैं, 406 की कार्रवाई करवा सकते हैं कि आपको ट्रस्ट को शेक किया जाता है। आप 468 की 471 के तहत कार्रवाई करवा सकते हैं। इसी तरह अगर उसने, बहुत सी एनजीओ में हमने ये भी देखा कि उन्होंने अपने पेपर्स जाली तैयार किए होते हैं, उनका बैक पे वजूद नहीं होता, वो जैसे आपको दिखाने के लिए पूरे ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स पेश करते हैं। आपको पता चल गया कि एनजीओ जाली है, अब जाली डॉक्यूमेंट्स बनाना, उनको पेश करना इटसेल्फ ये भी क्राइम है। तो लिहाजा लॉ में ऐसे सेक्शन मौजूद है जिनके तहत आप उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करवा सकते हैं। और आप ये देखिए कि वो जो अमाउंट हम दे रहे होते हैं, दरअसल अल्लाह के राह में दे रहे होते हैं, तो उसमें तो अल्लाह का मामला आ गया। लेकिन अगर हम लोग एक एनजीओ पर ट्रस्ट करते हो, दो एनजीओ हमारे सामने, एक जो है जेन्युइन है, एक जो है वो नॉन जेन्युइन है। हमने नॉन जेन्युइन को भी जेन्युइन समझते हुए हमने वह दे दिया, तो इसका मतलब है हमने कहीं ना कहीं जेन्युइन का हक भी मरवा दिया। तो उन जेन्युइन अपने लिए ना सी, सिर्फ उन जेन्युइन लोगों के हक के लिए भी ज़रूरी है कि हम इनको प्रॉपरली इनकी पुष्टपराई करें, उनको पीछे जाएं, इनको चेक करें। उसके बाद अगर ये लोग इलीगल कार्रवाई में मुलविस हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई इनिशिएट करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।